तो ये आ गए हम बायोमोलिक्यूल्स के थर्ड लास्ट टॉपिक पर, और बायोमोलिक्यूल्स का थर्ड लास्ट टॉपिक है व्हाट इज लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी क्या बोलती है? आंसर देखिए, लॉक एंड की थ्योरी बोलती है द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एन एंजाइम। कोई भी एंजाइम है वो अपना एक्शन करता है किसके साथ में? एक सबस्ट्रेट के साथ में। तो कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से अपना एक्शन कर रहा है, इसको आप बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो यूजिंग अ लॉक एंड की एनालॉगी। एनालॉगी मीन्स मिलती जुलती चीज। आपने पढ़ा होगा ना क्लास 10th में, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स। तो एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, ओरिजिन सब अलग होते हैं लेकिन उनका फंक्शन सेम होता है, तो वो उनको एनालॉगस ऑर्गन ये बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एनालॉगी वर्ड उसी से जुड़ा है। एनालॉगी का मतलब है चीजें अलग अलग हैं, चीजें अलग अलग हैं। एक तरफ हम ताला चाबी ले रहे हैं, एक तरफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट है, बट दोनों के काम करने का तरीका सेम है, दोनों के फंक्शन सेम है। तो देखिए, आप किसी भी एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ में जो एक्शन है वो समझा सकते हो बाय यूजिंग अ लॉक एंड की एनालॉगी या लॉक एंड की थ्योरी। और इस थ्योरी को सबसे पहले दिया था एमिल फिशर ने 1894 में। ये देखो, यहां पर ये समझाया है कि जैसे हर एक ताले की अपनी एक चाबी होती है, ये चाबी इस ताले के साथ लग जाएगी और ये ताला खुल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही हर एक एंजाइम का अपना एक सबस्ट्रेट होता है। वो राइट सबस्ट्रेट इसके साथ आकर जुड़ेगा तभी जो है प्रोडक्ट बन पाएगा। अगर ये सबस्ट्रेट गलत होगा तो वो इसके अंदर फिट नहीं हो पाएगा। देखिए, इसके एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, तो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए जो आसानी से इसके अंदर फिट हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को समझाया गया विद द हेल्प ऑफ लॉक एंड की थ्योरी। इस लॉक एंड की थ्योरी में लॉक क्या है? वो एंजाइम का काम कर रहा है, और की क्या है? वो सबस्ट्रेट है। ओनली द करेक्ट साइज्ड, ओनली द करेक्टली साइज्ड की, सही साइज वाली की जो है वो फिट हो पाती है इनटू द की होल। यानी ताले का जो होल है उसके अंदर सही साइज वाली की ही फिट हो पाएगी। की होल यहाँ पर क्या मतलब है? की होल का मतलब है एक्टिव साइट ऑफ द लॉक ऑफ द एंजाइम। ये देखो, एक और डायग्राम देखो। ओ शिट, मैंने ये डायग्राम गलती से मिटा दिया, मैंने ये डायग्राम गलती से मिटा दिया। वेट, मैं आपको ये डायग्राम, शायद मेरे पास हो, 2 मिनट, शायद मेरे पास बचा हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है। शायद 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 वेट, गलती से वो डस्टबिन, हाँ थैंक गॉड, गलती से वो जो डस्टबिन वाला पार्ट था ना उस पे मेरा हाथ चला गया। देखिए, यहां पर देखिए, ये एक लॉक है और ये उसकी चाबी है। अगर सही ताले के ऊपर सही चाबी आ जाएगी तो वो फिट हो जाएगी। फिट हो गई मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया ये। ठीक है, ये देखो, जैसे यहां पर बनाया है कि ये की है और ये लॉक है, लॉक एंजाइम है, की सबस्ट्रेट है। ठीक है, और ये देखो, ये लॉक, ये एंजाइम है और ये उसका सबस्ट्रेट है। तो अगर अगर राइट सबस्ट्रेट होगा तो वो एंजाइम के साथ जुड़ेगा। अब लॉक और की आपस में जुड़ गए क्योंकि वो बिल्कुल सही थे, फिक्स थे एक दूसरे के लिए। और जैसे यहाँ पर लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स बना, वैसे यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन हुआ, यहाँ भी रिएक्शन हुआ। जब वो रिएक्शन खत्म हुआ तो हमने देखा चाबी अलग हो गई, चाबी में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन वो जो ताला था वो अपने 2 प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया, यानी ताला 2 पार्ट्स में अलग हो गया, यानी वो ताला खुल गया। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर है, एंजाइम अनचेंज्ड है, एंजाइम में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एंजाइम में कोई चेंज नहीं हुआ। एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा उल्टा करके दिया है इन्होंने, यहां पर थोड़ा सा मुझे उल्टा लग रहा है। यहां पर इन्होंने ये जो मैं आपको ये जो डायग्राम दिखा रही हूं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो लॉक यहां पर सबस्ट्रेट हो गया, इसके अकॉर्डिंग तो लॉक यहां पर सबस्ट्रेट हो गया, और जो लॉक है वो 2 पार्ट्स में टूट गया। वो लॉक जो है वो 2 पार्ट्स में टूट गया, यानी इसके ये दोनों प्रोडक्ट्स बन गए।
ठीक है, तो आप जरा कृपया करके ये वाला डायग्राम यूज ना करें, क्योंकि हमने जो फिशर ने हमें थ्योरी दी थी उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि लॉक इज द एंजाइम। तो एंजाइम में तो कोई चेंज नहीं होता, एंजाइम अनचेंज्ड बाहर निकलता है। तो ये डायग्राम मत बनाइएगा, ऐसा वाला ताला नहीं यूज करेंगे जो आपस में खुल जाता है। सिंपल ताला यूज करेंगे जो जिसके टुकड़े नहीं होते, सिंपल ताला यूज करेंगे जिसके टुकड़े नहीं होते। चलिए, तो अच्छा है वो डायग्राम हमारा खुद ही डिलीट हो गया, हमें नहीं चाहिए वाला डायग्राम। हम एक सिंपल डायग्राम लेंगे, ये वाला। इसके अंदर चाबी जब अलग हो जाएगी तो ये ताला केवल एक साइड से खुलेगा, ये पार्ट और ये पार्ट अलग नहीं होंगे। ठीक है, हम ऐसा ताला ले रहे हैं। अच्छा, आगे देखिए, एंजाइम्स जो हैं वो अलाउ करते हैं अपनी बाइंडिंग। एंजाइम्स अपने साथ बाइंड कर लेते हैं, किसको? मॉलिक्यूल्स को। केवल उन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड करेंगे जो अपने एक्टिव साइट में फिट हो सकते हैं, जो उसके एक्टिव साइट में फिट हो जाए। एज दीज एक्टिव साइट्स, हमने एक्टिव साइट्स मतलब कहां पर है एक्टिव साइट्स? लॉक के अंदर एक्टिव साइट्स है। हमने एंजाइम किसको माना है? लॉक को माना है, और लॉक के अंदर जो होल होता है वो एक्टिव साइट है। सो ये सब चीजें बहुत स्पेसिफिक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, लॉक एंड की स्पेसिफिक है। एंड ओनली अ फ्यू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मतलब सबस्ट्रेट जिनको आप कीज मान के चल रहे हो, दे कैन बाइंड देम। एंड दिस मॉडल ऑफ एंजाइम वर्किंग इज कॉल्ड लॉ एंड की मैकेनिज्म या लॉ एंड की मॉडल। सिंपल है, आपको तो ये मान के चलना है, ताला इज एंजाइम, चाबी इज सबस्ट्रेट। जैसे सही ताले में सही चाबी फिट होती है, बिल्कुल वैसे ही सही एंजाइम के साथ सही सबस्ट्रेट ही फिट होता है। एंड दिस वाज गिवन बाय एमएल फिशर, दिस वाज गिवन बाय एमएल फिशर। बिल्कुल यही एंजाइम का एक्शन समझाने के लिए, एंजाइम का एक्शन समझाने के लिए हमें दी गई इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। क्या दी गई हमें? हमें दी गई इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या बोलती है? देखो यहाँ लिखा है, लॉक एंड की मॉडल जो था वो गलत नहीं था, लेकिन वो ओवर सिंप्लीफाइड था। तो लोगों ने फिर उसके अंदर और चीजें ढूंढनी शुरू कर दी, और उसके बाद आया इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इस इंड्यूस्ड फिट मॉडल में इसको सबसे पहले प्रपोज किया था, सबसे पहले आपको बताया था कॉशलैंड ने। सबसे पहले किसने बताया था? कॉशलैंड ने बताया था 1958 में। ये लॉक एंड की थ्योरी कब आई थी? लॉक एंड की थ्योरी आई थी 1894 में, और ये आया था कॉशलैंड का काम 1900 में, 1958 में। काफी टाइम हो गया। टू एक्सप्लेन द प्रोटीन कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द बाइंडिंग प्रोसेस, उन्होंने बोला कि देखिए हमें ये तो पता है ना कि एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, और जब ये एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो एंजाइम में जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसका कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग। तो देखिए जैसे ये है, ये एक एंजाइम है, ये इस एंजाइम का एक्टिव साइट है, कितना फैला हुआ है, यहां से यहां तक फैला हुआ है, और ये हमारा सबस्ट्रेट आ रहा है। जब सबस्ट्रेट इसके इसके साथ आकर के जुड़ेगा तो देखिए ये कितना फैला हुआ था, अभी इसने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया, और ये सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग इसने अपना कन्फर्मेशन, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंजाइम में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन वाला पार्ट अपना कन्फर्मेशन चेंज कर लेता है, जिससे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आसानी से एक दूसरे के साथ फिट हो सके, जिससे वो आसानी से एक दूसरे के साथ फिट हो सके। दिस मॉडल सजेस्ट दैट, इस मॉडल ने हमें यह भी समझाया कि दैट एन एंजाइम व्हेन बाइंडिंग विद इट्स सबस्ट्रेट, जब भी कोई एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, ठीक है, तो वो एंजाइम क्या करता है? इट मेक्स चेंजेस इन द बाइंडिंग सरफेस। जिस जगह से वो बाइंड हो रहा है, जिस जगह से वो अटैच हो रहा है, उस सरफेस को वो चेंज करता है, उसका स्ट्रक्चर, जिससे वो आसानी से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कौन सा कॉम्प्लेक्स? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नाम का स्ट्रक्चर आसानी से बना सके। इट अलाउज बेटर बाइंडिंग। अगर एंजाइम अपना शेप थोड़ा सा चेंज कर लेता है, जिससे कि वो सबस्ट्रेट के साथ में बहुत टाइटली बाइंड होकर के जुड़ जाए, टाइटली बाइंड हो जाए, तो उससे कैटालिटिक इफेक्ट्स अच्छे आते हैं। तो ये जो एंजाइम ने अपना शेप चेंज किया, इससे बाइंडिंग बेटर हो गई, और कैटालिटिक इफेक्ट भी हमें अच्छे नजर आए, मतलब जल्दी से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया।
इंड्यूस्ड फिट को ज्यादा एक्सेप्ट किया गया क्योंकि वो डेवलपमेंट था लॉक एंड की मैकेनिज्म का। लॉक एंड की ने बोला कि हर ताले की अपनी चाबी, ऐसे ही हर एंजाइम का अपना सबस्ट्रेट। और इंड्यूस्ड फिट ने इसको आगे बढ़ाया। इंड्यूस्ड फिट ने कहा कि जब भी कोई एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, वो अपना थोड़ा सा कंफर्मेशन, अपना थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करता है, जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए और जो रिएक्शन है वो ज्यादा इफेक्टिवली आगे बढ़ सके। सो दिस थ्योरी सजेस्ट दैट, इस थ्योरी ने हमें ये सजेस्ट किया कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट यू ऑल नो ना, एक्टिव साइट्स वो साइट्स होते हैं जहां पर कोई सबस्ट्रेट आकर के जुड़ता है। तो इस थ्योरी ने हमें ये सजेस्ट किया कि एंजाइम के जो एक्टिव साइट्स होते हैं वो थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जिससे कि एंजाइम आसानी से फिट हो जाए। ठीक है, जबकि लॉक एंड की थ्योरी ने इस चीज के बारे में कुछ नहीं कहा कि एंजाइम अपना थोड़ा बहुत शेप चेंज करता है। ठीक है, इसीलिए इंड्यूस्ड फिट थ्योरी को ज्यादा सही माना गया, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी को ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो आई होप मैंने आपको ये जो लॉक एंड की थ्योरी समझाया और जो मैंने आपको इंड्यूस्ड फिट थ्योरी समझाया, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 34? क्वेश्चन नंबर 34 इज हाउ आर एंजाइम्स क्लासिफाइड एंड नेम्ड? एंजाइम्स को कैसे क्लासिफाई किया गया और कैसे उनको नाम दिया गया। अब मैं आपको समझाने जा रही हूं एंजाइम्स की कितनी क्लासेस होती हैं और एंजाइम्स को जो नाम दिया जाता है वो किस बेसिस पर दिया जाता है। ठीक है, ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा, ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं आपको 3 एंजाइम्स पढ़ाऊंगी। 3 एंजाइम्स पढ़ाने के बाद I will ask you questions and answers. I will come to question and answer round. ठीक है? So, how are enzymes classified and named? Answer देखिए, most of the enzymes have been classified into different groups. सारे enzymes एक जैसे नहीं होते हैं। enzymes को बहुत सारी groups में, बहुत सारी categories में, बहुत सारी classes में divide किया हुआ है। ये depend करता है कि वो enzyme किस तरह का reaction catalyze कर रहा है, कि वो एंजाइम किस तरह का रिएक्शन चला रहा है। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि एंजाइम्स को हमने डिवाइड किया है 6 क्लासेस में और हम इन्हीं 6 क्लासेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और फिर दोबारा से हर क्लास को 4 से लेकर के 4 to 13 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो हमें इन सब क्लासेस के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है केवल इन क्लासेस के बारे में, क्योंकि हर क्लास को फिर 4 से लेकर 13 मीन्स एक क्लास में 4 सब क्लासेस भी आ सकती हैं, 6 भी आ सकती हैं, 10 भी आ सकती हैं, 12 भी आ सकती हैं और 13 भी आ सकती हैं। तो हर क्लास को 4 से लेकर 13 सब क्लासेस में फिर से डिवाइड किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग इनको नाम दिए गए हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो एंजाइम्स की मैं आपको पढ़ा रही हूं उसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स। क्या नाम है? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम। नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आप इन एंजाइम्स को डिहाइड्रोजिनेजेस भी बोल सकते हो, मतलब डिहाइड्रोजिनेजेस एंजाइम्स भी वही कर रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयंस को रिमूव करते हैं। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयंस को रिमूव करते हैं। अच्छा, आप सब केमिस्ट्री तो पढ़ते होंगे ना, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में जो मुझे आता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, ये है इलेक्ट्रॉन। क्या है ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और देखिए, नेगेटिविटी कोई बहुत अच्छी चीज तो है नहीं। अगर मैं अपने अंदर नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट करती रहूंगी, अगर मैं अपने अंदर नेगेटिव चीजों को लेती रहूंगी,
तो मेरा रिडक्शन होता रहेगा, मतलब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मेरे अंदर रिडक्शन, मैं रिड्यूस होती जाऊंगी, चीजों की कमी होती जाएगी मेरे पास। तो रिडक्शन का मतलब है चीजें रिड्यूस हो जाना, ठीक है। तो आप बस यही समझ लीजिए बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कि अगर किसी चीज ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अगर किसी ने एक्सेप्ट किया है, तो उसका क्या हो गया, उसका रिडक्शन हो गया। और जिसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, जिसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये था, इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन्स थे और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए और इसके इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, तो जिसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए वो क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया, और जिसने अपने अंदर से नेगेटिविटी हटा दी, जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, वो ऑक्सीडाइज हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऐसा वो एंजाइम जो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स लेकर दूसरी बॉडी को दे रहा है, यानी एक को ऑक्सीडाइज कर रहा है और एक को रिड्यूस कर रहा है, ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स या डीहाइड्रोजिनेजेस एंजाइम्स। डीहाइड्रोजिनेजेस क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करवाने का काम करेंगे। तो देखिए ये नाम याद रखिएगा, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस या डीहाइड्रोजिनेजेस। देखो एज लग गया ना पीछे, एजेज, तो अगर किसी के पीछे एज लग जाए, लाइपेज, तो आप ये मान के चलिए कि ये 100% एंजाइम है, ठीक है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस कौन से एंजाइम्स होते हैं, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कैटेलाइज करते हैं, जो चलाते हैं ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन बिटवीन द टू सबस्ट्रेट्स। कोई भी दो सबस्ट्रेट्स है, फॉर एग्जांपल मैंने एक सबस्ट्रेट लिया S, मैंने एक दूसरा सबस्ट्रेट लिया, इसको मैंने नाम दे दिया S डैश। क्या नाम दे दिया इसको मैंने, S डैश नाम दिया। इनके बीच में ऑक्सीडो रिडक्शन चलेगा, यानी इनमें से एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। तो देखिए यहां लिखा है एन ऑक्सीडो रिडक्टेज इज एन एंजाइम। ऑक्सीडो रिडक्टेज वो एंजाइम होते हैं जो कैटेलाइज करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन तो इसको बोला गया रिडक्टेंट। क्या बोला गया, रिडक्टेंट। ये रिडक्टेंट है, तो आप इसको रिडक्टेंट भी बोल सकते हो, आप इसको इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है दूसरे को कि भाई तुम मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले जाओ। तो देखिए इसके दो नाम हो गए, ये सबस्ट्रेट है जिसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, रिडक्टेंट, या इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोलते हैं। और ये अपने इलेक्ट्रॉन जिसको दे रहा है, जिसके पास अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको हम ऑक्सीडेंट नाम बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेंट। और जब इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, सब उल्टा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर से, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिडक्टेंट था, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे वो ऑक्सीडेंट था। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन्स रिडक्टेंट ने अपने किसको दे दिए, ऑक्सीडेंट को दे दिए, इसलिए रिडक्टेंट का एक और नाम है इलेक्ट्रॉनर, ठीक है। और जिसने एक्सेप्ट कर लिए उसका नाम है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिडक्टेंट एंड व्हाट इज ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो रिडक्टेंट का नाम है इलेक्ट्रॉन डोनर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, और ऑक्सीडेंट का नाम है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। आगे देखिए, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये ज्यादातर वो एंजाइम्स होते हैं जिनको कोफैक्टर्स वाले एंजाइम्स होते हैं। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बेटा कोफैक्टर वाले कौन से एंजाइम्स हैं, तो आप बोलोगे मैम आपने हमें दो तरह के एंजाइम्स बताए थे, सिंपल एंजाइम्स एंड कॉन्जुगेट एंजाइम्स। और आपने ये बताया था मैम हमें कि सिंपल एंजाइम्स में केवल प्रोटीन्स होते हैं मैम, और जो कॉन्जुगेट एंजाइम्स हैं उनमें कोफैक्टर्स होते हैं।
फिर मैंने आपको को फैक्टर्स में भी 3 बताए थे, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम एंड मेटल आयंस। तो ये जो NADP एंड NAD पॉजिटिव है, ये क्या है? ये कोएंजाइम्स थे, याद आ रहा है? तो NADP और NAD पॉजिटिव ये सब क्या थे? ये कोएंजाइम नाम के कोफैक्टर्स थे। ठीक है, तो वापस चलते हैं। तो ये जो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस नाम के एंजाइम्स हैं, एक्चुअली में ये कौन से एंजाइम्स हैं? ये कॉन्जुगेट एंजाइम्स हैं। कॉन्जुगेट एंजाइम्स है क्योंकि इनमें कोफैक्टर्स होते हैं। कौन से वाले कोफैक्टर्स होते हैं? कोएंजाइम टाइप के कोफैक्टर्स होते हैं। कोएंजाइम्स कौन कौन से थे? NAD या NAD पॉजिटिव या NADP। तो वापस चले, तो ये जो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस नाम के एंजाइम्स हैं वो यूटिलाइज करते हैं NADP या NAD पॉजिटिव एज कोफैक्टर्स। ठीक है, आप जब कोफैक्टर्स पढ़ेंगे ना अपने नोट्स में से, तो आपको 3 कैटेगरीज मिलेंगी, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस। तो ये किस में आ रहे थे? ये कोएंजाइम कैटेगरी में आ रहे थे। ये यहाँ पर उन्होंने एक हमें वो भी दिया है, एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल एक एल्कोहल, एक एंजाइम है, उसका नाम है एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम है। और एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज नाम का ये एंजाइम क्या करता है? ये वही काम, देखो डीहाइड्रोजिनेज मतलब ये हाइड्रोजन आयंस को रिमूव कर देगा। तो देखिए, एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। ये केमिस्ट्री आप लोगों को ज्यादा आती होगी मेरे से। ठीक है, अब देखिए जरा, ये यहाँ पर मैंने इथेनॉल लिया, ये CH3CH2OH यानी C2H5, आप इसको सिंपल वर्ड्स में C2H5OH भी बोल सकते हो। हमने एंजाइम यूज किया है, कौन सा वाला एंजाइम? उस एंजाइम का नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। क्या नाम है स्पेसिफिकली उस ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम का? उसका नाम है इथेनॉल डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा अल्कोहल यूज किया है आपने? इथेनॉल यूज किया है ना, तो आप अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज बोल लीजिए या आप इथेनॉल डीहाइड्रोजिनेज बोल लीजिए। ठीक है, डीहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? यहाँ से H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा और यहाँ पर NAD पॉजिटिव यूज होगा। जब यहाँ से H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे और वो NAD पॉजिटिव के साथ जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आपको मिलेगा NADH। क्या मिलेगा? NADH। लेकिन इस प्रोसेस में ये जो अल्कोहल है, ये जो इथेनॉल है, ये किस में चेंज हो गया? एसिटल्डिहाइड में चेंज हो गया। तो इसमें एक रिड्यूस हो गया और एक इसके अंदर ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीडो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो आई थिंक। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बताया ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम का। कौन सा एग्जांपल ले लिया मैंने? अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज ले लिया। जरूरी नहीं है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, और भी बहुत तरह के ऑक्सीडो रिडक्टेजेस होते हैं। उनके नाम है परऑक्सीडेजेस, हाइड्रोक्सीलेजेस, ऑक्सीजनेजेस, रिडक्टेजेस। तो कभी भी अगर ये एंजाइम्स आए ना आपके कांटेक्ट में, मतलब कभी भी आप कुछ पढ़ रहे हो उसमें ये एंजाइम आ जाए कि दिस इज परऑक्सीडेजेस, दिस इज हाइड्रोक्सीलेजेस, दिस इज ऑक्सीजनेजेस, दिस इज रिडक्टेजेस, तो आप समझ जाओ कि हम कौन से वाले एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस या डीहाइड्रोजिनेजेस के बारे में। और इसको और सिंपल वर्ड्स में देखिए, सिंपल तरीके से समझाया गया है कि दो सबस्ट्रेट हैं, एक है S और एक है S डैश, एक है S और एक है S डैश। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर S जो है, S पहले से रिड्यूस्ड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो S डैश है वो ऑक्सीडाइज्ड है। फिर हमने बीच में यूज कर लिया ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम, उसका रिजल्ट ये हुआ कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर कर दिए, तो ये खुद हो गया ऑक्सीडाइज और अगला हो गया रिड्यूस। तो देखिए ये पहले रिड्यूस था, जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया, और जिसने वो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए वो खुद क्या हो गया? वो रिड्यूस हो गया। तो सिंपल है, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस मतलब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहा है, जो चीज रिड्यूस्ड है उसको ऑक्सीडाइज कर दो और जो चीज ऑक्सीडाइज थी उसको रिड्यूस कर दो। और ये सब डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के ऊपर या हाइड्रोजन आयंस के ट्रांसफर के ऊपर।
तो ये था ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। पहली कैटेगरी हमने पढ़ी थी किसकी? ऑक्सीडोरिडक्टेजेस नाम के एंजाइम्स की। दूसरी कैटेगरी आप देखिए, दूसरी कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफरेजेस। दूसरी कैटेगरी हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफरेजेस नाम के एंजाइम्स की। नाम से पता चल रहा है ये ट्रांसफर करता है, ये एंजाइम ट्रांसफर करता है। क्या ट्रांसफर करता है ये एंजाइम? एक ग्रुप को ट्रांसफर करता है, ठीक है। जैसे मेरे पास दो सबस्ट्रेट्स हैं S एंड S डैश, इसके पास कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, जैसे ही हम ट्रांसफरेजेस यूज करेंगे इसका ग्रुप यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा, इसका ग्रुप यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। सो एंजाइम्स कैटेलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप को हम शो कर रहे हैं कैपिटल G से, लेकिन ग्रुप ट्रांसफर होगा, हाइड्रोजन वगैरह ट्रांसफर नहीं होगा, कोई ग्रुप ट्रांसफर होगा बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट S एंड S डैश। यहां पर मुझे जरा S डैश लगा लेने दीजिए, S डैश, ठीक है, ये मैंने S डैश लगा दिया यहां पर, ठीक है। तो ये ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं? ट्रांसफरेजेस कैटेलाइज करते हैं द ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ये कोई भी ग्रुप है, एटम्स का ग्रुप, जैसे कोई भी ग्रुप ट्रांसफर कर रहे हो, अमीन ग्रुप ट्रांसफर करना है, कार्बोक्सिल ग्रुप ट्रांसफर करना है, कार्बोनिल ग्रुप ट्रांसफर करना है, मिथाइल, एसाइल, ग्लाइकोसाइल, फॉस्फोराइल, कोई भी ग्रुप अगर आपको ट्रांसफर करना है फ्रॉम अ डोनर सबस्ट्रेट टू द एक्सेप्टर सबस्ट्रेट, तो हम ट्रांसफर करने के लिए, ग्रुप ट्रांसफर करने के लिए एंजाइम यूज करेंगे ट्रांसफरेजेस। और देखिए जैसे एक ये सबस्ट्रेट था, इसके साथ में ग्रुप जुड़ा हुआ है G, और हमने इसका रिएक्शन इसके साथ करवाया और हमने यहाँ पर एंजाइम ले लिया ट्रांसफरेजेस। और जब ट्रांसफरेजेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा तो S के साथ G जुड़ा हुआ था ना, ये G यहाँ से हट जाएगा और ये G किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा? S डैश। तो देखो S फ्री हो गया और इसने अपना ग्रुप ट्रांसफर कर दिया S डैश को, ठीक है। एन एग्जाम्पल इज, ऐसे कई सारे ट्रांसफरेज एंजाइम्स होते हैं। एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए एसाइल ट्रांसफरेजेस, ठीक है। पेप्टिडाइल ग्रुप को, पेप्टिडाइल को ट्रांसफर करने के लिए पेप्टाइडेजेस। तो कहने का मतलब है जैसा आपको ग्रुप ट्रांसफर करना है, जैसा आपको ग्रुप ट्रांसफर करना है वैसा ट्रांसफरेजेस यूज कर लो। अगर आपको मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करना है, मिथाइल ट्रांसफरेजेस, कार्बोक्सिल ग्रुप ट्रांसफर करना है, कार्बोक्साइल ट्रांसफरेजेस। तो जो ग्रुप ट्रांसफर करना है उसका आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। ये देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पर कितना अच्छा एग्जांपल है। ये क्या है? दिस इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसको हम शो करते हैं OAA से। ये एक कीटो एसिड है। ये क्या है? ये कीटो एसिड है। इसके पास में कीटो ग्रुप होता है। और ये एक अमीनो एसिड है, इसके पास में अमीनो ग्रुप होता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया? हमने ट्रांसफरेजेस एंजाइम यूज किया, तो इसका कीटो एसिड निकलकर इसके पास आ जाएगा और इसका अमीनो ग्रुप निकलकर इसके पास चला जाएगा। तो देखिए सब कुछ चेंज हो गया। जैसे इसका कीटो ग्रुप निकला, कीटो ग्रुप निकल गया, कीटो ग्रुप निकल के कहां आया? इसका कीटो ग्रुप निकलकर इसके पास आया। और ये अमीनो एसिड है, इसका अमीनो ग्रुप निकलकर इसके पास चला गया। सब कुछ चेंज हो गया। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने अमीनो ग्रुप लिया है ना, तो ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में चेंज हो गया। और जो अमीनो एसिड था ग्लूटारिक